हेलो एंड वेलकम टू एलाइड कैम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री का जो पेपर था उसका लेवल किस प्रकार है। ठीक है, देयर आर सेक्शन थ्री थ्री सेक्शन है इसके अंदर। सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री, तीनों सेक्शन की अगर हम अंदर देखें तो जिस प्रकार से मैंने बच्चों से बात करी है उनका यही कहना है कि सर केमिस्ट्री का पेपर तो ठीक है, अगर हम मतलब जो चीज़ हम पढ़ के गए थे उन्हीं के अराउंड चीज़ें आई हैं, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का इस पेपर को कह सकते हैं। मतलब जैसा केमिस्ट्री का पेपर आना चाहिए, ताकि हम जो केमिस्ट्री में टाइम बचता है उसको हम फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो वैसा पेपर केमिस्ट्री का रहा है। और अगर हम कंपेयर करें इसको 2024 से, तो उससे तो इजी ही आप इसको पुट करेंगे। ठीक है, पेपर वन की अगर हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर चार क्वेश्चन है सेक्शन वन के अंदर। ईच क्वेश्चन के अंदर आपको फोर ऑप्शंस मिलेंगे, ओनली वन करेक्ट होगा। फुल मार्क्स मतलब के केस में आपको +3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसको कोई ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो 0 मिलेगा। और अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव -1 आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी। अब देखिए जरा, सबसे पहले ही चीज अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि हो क्या रहा है क्वेश्चन वन के अंदर। द हीटिंग ऑफ NH4NO2 एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड NH4NO3 यानी जो अमोनियम नाइट्राइट है उसको आपने हीट किया है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। NH4NO2 को मैंने हीट किया है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और NH4NO3 को मैंने हीट किया है इसको 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इससे होगा क्या। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनेंगे। इसको मैंने हीट किया इतने टेम्परेचर पे, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनेंगे। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मतलब ये थ्योरेटिकल टाइप का सवाल है। अपना पी ब्लॉक के अंदर जब हम अपन बात करते हैं तो जब अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो उसके केस में आपको कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे इसके केस में क्या होगा, N2 का फॉर्मेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। देखिए होगा क्या, एन एन मिलके N2 बना लेगा और 2H2O यहाँ पे बनेगा। अमोनियम नाइट्रेट के केस में क्या होता है, यहाँ पर N2O बनता है। और देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 बनाया और यहाँ पर एक O, रिलेटेड O इसके साथ में जुड़ गया। एंड देयर इज फॉर्मेशन, मतलब थ्योरेटिकल ये सवाल है। अगर आपको पीछे की इसकी स्टोरी पता है, आपने कभी पढ़ा है, तो आप ये सवाल कर लोगे। अब इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कैसे इस सवाल को किया जा सकता था। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर देखो तो NH4 पॉजिटिव है, यहाँ पर NO2 माइनस है। मुझे बताओ NH4 पॉजिटिव के केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, -3। और NO2 माइनस के केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी +3। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, दोनों नाइट्रोजन को जोड़ देंगे तो क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसके अंदर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप बात करोगे NH4 पॉजिटिव और NO3 माइनस के केस में, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट अगेन -3 है और इधर +5 है। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के अंदर आएगी। अब N2 केस में आप कहेंगे सर यहाँ पे तो +2 नहीं आ रही, यहाँ पे तो एक नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +1 आ रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, एक नाइट्रोजन की +1 है तो दो नाइट्रोजन की क्या होगी, +2। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से इसको याद रखा जाता है कि कैसे कंपाउंड बनेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, N2 यानी ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल पूछा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से। क्या कहा, क्या कह रहा है सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स इज। अब मुझे सिर्फ ये पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है और वेवलेंथ की बात कर रहा है। और वेवलेंथ किस प्रकार से रिलेट करती है डेल्टा के साथ में, तो आपको पता होगा वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा के। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। यानी मैं ये कहूँ, जब कोई भी मेरे पास में DSSF है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल है, वो स्प्लिट करता है और स्प्लिट करके T2Z और इजी एनर्जी लेवल बनाएगा। इनके बीच में जितना ज्यादा एनर्जी गैप होता है उतना ही ज्यादा क्या है यहाँ पर एनर्जी होती है।
अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम यहाँ पे इसकी वेवलेंथ हो जाती है। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर लैम्बडा घटता है। तो ये पूरी कहानी है। अब डेल्टा की वैल्यू किस किस फैक्टर से बढ़ती है? सबसे पहली चीज है, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ज्योमेट्री का। लेकिन आप जितने भी ऑप्शन यहाँ पे देखोगे उनमें ज्योमेट्री का रोल नहीं देखेगा। दूसरी चीज आती है लिगेंड के बेसिस पे, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर COCN6 होल 3 - दे रखा है, CONH3 होल 6 3+ दे रखा है, CONH3 होल 5 H2O 3+ दे रखा है, और CONH3 होल 5 Cl दे रखा है। देखिए जरा, मुझे ये पता है अगर मैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग बढ़ाता हूं तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए होगा या फिर वीक लिगेंड चाहिए होगा? अरे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहीं ना कहीं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बढ़ाता है। इसका मतलब जो CN होगा उसकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी, और डेल्टा अगर ज्यादा होगा तो लेमडा कम होगा। यानी सबसे कम तो किसका हो जाएगा यहाँ पर? COCN6 3- का। अब इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा वेवलेंथ चाहिए, मतलब थोड़ा सा वीक लिगेंड चाहिए होगा इससे। तो कौन आएगा? अमोनिया आएगा, CONH3 होल 6 3+ आ जाएगा इसके बाद में। फिर इसके बाद में अपने पास में, अगर H2O और Cl में बात करता हूँ, कौन ज्यादा वीक होता है? Cl ज्यादा वीक होता है। इसका मतलब उसका डेल्टा ज्यादा होगा। यानी हम पुट करेंगे CONH3 होल 5, और H2O भी तो है इधर, हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, 3+, और सबसे लास्ट में आ गया हमारा CONH3 होल 5 Cl 2+। तो इस प्रकार से आप चीजें समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जब हम केमेनोफोर की बात करते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट परमैंगनेट आयन, और इसकी रिएक्शन मैंने आयोडाइड आयन के साथ में करी है। और मीडियम किस प्रकार का है? यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम है। ठीक है, तो न्यूट्रल मीडियम के केस में क्या होगा? यहाँ पर किस प्रकार से कौन सा आयोडीन का ऑक्साइड बनेगा, वो पूछ रहे हैं ना। तो न्यूट्रल मीडियम के केस में क्या होता है? यहाँ पर एक तो Mn4+ वाला ऑक्साइड बनता है, यानी हम कहते हैं MnO2 बन जाएगा इधर, और इसके साथ में, मतलब फेमस रिएक्शन है, तो इसके साथ में क्या बनेगा? IO3-। तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी। फेमस रिएक्शन है डी ब्लॉक की। तो इसका आंसर हो गया इजी। अभी तक जितने सवाल दे रखे हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इजी में ही आप इसको पुट करोगे। नाउ, अगर इस सवाल की बात करें ना, ये सवाल बहुत फेमस है। जब भी हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, वहां पे एक बहुत फेमस सा सवाल आता है। देखो कैसा है, पहले तो मैं उसकी बात करता हूँ, फिर आपको इस सवाल की तरफ लेके जाऊंगा। देखिए, क्या हमने कुछ ये वाले कंडीशंस की बात करी है कभी एरोमेटिसिटी के अंदर? ये वाली चीज की, और इसको हम अक्सर कंपेयर करते हैं, ये जो ये वाला कंपाउंड होता है, और इसको पूछा जाता है कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत फेमस है। तो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, इधर की साइड हम प्लस लिखते हैं, इधर की साइड माइनस लिखते हैं। इसमें क्या करता है? अगेन यहाँ पर प्लस लिखते हैं, इधर माइनस लिखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा? ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाता है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बताती है। अब सेम कंसेप्ट को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूं तो होगा क्या? इसको थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है, कंसेप्ट वही लगेगा लेकिन सवाल कुछ अलग तरीके से पूछा गया। अब वो स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है भाई साहब? एग्जामिनर ये चाहता है कि मैंने कुछ यहाँ पर हाइड्रोजन डिपिक्ट करे हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, आपको बताना है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सा वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? जहां जहां से हाइड्रोजन निकालना है, एग्जामिनर की बात नहीं टालनी है, माइनस लिख देना है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हाइड्रो
कहाँ से जल्दी H प्लस निकल सकता है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, उसके पीछे सिंपल लॉजिक क्या होता है कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होता है कॉम्प्लेक्स का या फिर कंपाउंड का। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अब उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे देखूं जरा, देखो क्या होगा। ये नेगेटिव चार्ज अब क्या कर सकता है भाई साहब, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। अरे रेजोनेंस पॉसिबल होगा, और उस रेजोनेंस पॉसिबल होने की वजह से इस रिंग पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही रिंग पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आपका आंखों में चमक आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स कैसा हो चुका है, 6 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन दिख रहे, अंधे को भी दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे 6 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। कैसे? अरे यार 2 पाई है, 2 पाई है, 2 पाई है। ठीक है, तो कितने हुए? 6 पाई, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या है, इसको मैं एरोमेटिक कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। और एरोमेटिसिटी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाती है, किसी कंपाउंड के अंदर आ जाती है, तो उसकी स्टेबिलिटी दूसरे के कंपेयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो हुई यहाँ तक बात। क्या एरोमेटिसिटी दूसरे में तो नहीं आ रही है कहीं? एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे करके। मतलब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, और रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, ये वाली कंडीशन है, और ये वाली कंडीशन। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे, आपका पता नहीं। ठीक है, बाकी फिर रेजोनेंस तो पॉसिबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन एरोमेटिसिटी वाला केस यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और अगेन आप डबल बॉन्ड यहाँ लेके जाओगे, और फिर इस तरीके से इसको रोटेट करके दिखा सकते हो। तो अगेन यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो नहीं है, यहाँ पे भी एरोमेटिसिटी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके, ऐसे करके, इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, सॉरी, है ना, ऐसे और फिर ऐसे। इस प्रकार से रेजोनेंस पॉसिबल होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए डबल वन इधर डीलोकलाइज होगा, ए डबल वन इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी यहाँ पे नहीं, यानी जो रेस है पूरी की पूरी आके टिक गई है एरोमेटिसिटी पे, क्योंकि एरोमेटिसिटी क्या करेगी, किसी भी कंजुगेट बेस को बहुत ज्यादा स्टेबल बना देगी। इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी आप इसको और दूसरे तरीके से कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या काउंट करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन एरोमेटिसिटी पे बात आ गई ना पूरी की पूरी। एरोमेटिसिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देता है स्टेबिलिटी के मामले में। इसका मतलब बी कॉम्प्लेक्स जो होगा, बी कंपाउंड जो होगा, दैट विल बी हैविंग द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज ऑफ दी, मतलब जो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा निकलने के बाद में हाइड्रोजन के, वो रेजोनेंस पॉसिबल होगा, और रेजोनेंस में आपको एरोमेटिक स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसको अपन सीपी कहते हैं, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन। वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, विच इज एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक स्पीसीज। इसका मतलब हमारे पास में बी जो कंपाउंड होगा फोर्थ का, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ चलते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन 2 मिलेगा। सेक्शन 2 के अंदर 3 सवाल हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 12 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते थे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ कंडीशंस है, फुल मार्क्स 4 मिल सकते हैं, पार्शियल मार्किंग का भी केस है। एमएसक्यू टाइप का यहाँ पे, मतलब मोर देन वन टाइप के आंसर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, आपको एमओ एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं फॉर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज और आर, मतलब एमओ थ्योरी आपको लगानी है, और उसके बेसिस पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, करेक्ट नहीं बताने, इनकरेक्ट बताने हैं। तो सबसे पहली चीज है, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी टू की बात करूंगा तो क्या होगा, जीरो होता है। अरे जीरो ही तो होता है, He2 Ne2, इनका जीरो होता है, तो ये तो हमको पता है। आप एक्सप्लेन करके भी देख सकते हो कि सर यहाँ पे इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के दोनों 10 - 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंस जीरो आएगा। तो रिजल्टेंट इसका बॉन्ड ऑर्डर भी जीरो आ जाएगा। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। अब इसको देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि देखिए, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है। जब एमओ डायग्राम इसका बनेगा, तो ये इसका सिग्मा 1s होगा, ये इसमें सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s होगा, ये सिग्मा 2s होगा, ये सिग्मा स्टार 2s होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको सिग्मा
टू पी जेड होगा, ये पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, मतलब पाई स्टार टू पी वाई, और पाई स्टार टू पी एक्स, और यहाँ पे हो गया इसका सिग्मा स्टार टू पी जेड। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन टोटल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन अभी तक भरने में आ गया? 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी होमो जो है, ये इसका पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई है। ये क्या बोल रहा है? सिग्मा टाइप है। नहीं, सिग्मा टाइप नहीं है। इसका मतलब एक तो आपको आंसर में बी लिखना है, बी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, बी हमारा इनकरेक्ट होगा। इसके अलावा और देख लेते हैं, क्या पता और कोई भी हो। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, क्या कह रहा है? देखिए O2 प्लस क्या होता है? O2 प्लस ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? डायरेक्ट ट्रिक पड़ी होगी ना, कि अगर आपके पास में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। इधर से इधर जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर माइनस 0.5 कम करते हुए चलना है। इधर से इधर जाओगे तो 0.5 कम करते हुए चलना है। तो 16 माइनस 15, 16 माइनस 1 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ढाई, इसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। O2 की बात करोगे तो 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी डेफिनेटली बढ़ेगा। अब पूछा क्या गया है, बोला क्या जा रहा है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 पॉजिटिव इज स्मॉलर। नहीं, स्मॉलर नहीं, क्या है? ग्रेटर है। यानी ये भी मेरे लिए इनकरेक्ट हो गया। चलिए अगला ऑप्शन भी चेक कर लिया जाए। बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2, अगर मैं Li2 की बात कर रहा हूँ और मैं B2 की बात कर रहा हूँ, तो होता क्या है? आपको बताना है कि किसका यहाँ पर लार्जर बॉन्ड लेंथ होता है। जो Li बॉन्ड बन रहा है और बोरोन बोरोन बॉन्ड बन रहा है, कौन सा वाला बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड लेंथ रखे? तो देखिए जरा, दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे। ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर ऐसा होता, एक सिग्मा बॉन्ड होता, एक डबल बॉन्ड वाला केस हो जाता, एक सिंगल बॉन्ड होता, एक डबल बॉन्ड, तो वहां पे अपन बता सकते थे डबल बॉन्ड वाला कम बॉन्ड लेंथ रखता, या ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो ट्रिपल बॉन्ड वाला और कम रखता। तो ये वाली कहानी होती। लेकिन यहाँ पर दोनों ही केसेस में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। दोनों ही केसेस में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, दोनों ही केसेस में सिग्मा बॉन्ड नहीं, सॉरी, ये एक्सेप्शनल केस है V2 वाला, कि यहाँ पे पाई बॉन्ड मिलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ही केसेस में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे तो आप एक्सप्लेन कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है वो लगता है साइज का। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो तो होता क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, किसकी साइज सबसे ज्यादा होगी? लिथियम की ज्यादा होगी, क्योंकि अपन जब पीरियड में चलते हैं तो क्या होती है? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती हुई चली जाती है, बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इसका मतलब एल आई की जो बॉन्ड लेंथ है वो लार्जर होगी, यही स्टेटमेंट कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो सही है। हम जो चीज निकाल रहे हैं वही तो स्टेटमेंट कह रहा है। इसका मतलब डी सही है मेरे लिए, ए सही है, लेकिन गलत क्या है? बी गलत है और सी गलत है। यानी मेरा ऑप्शन यहाँ पर बी और सी आपको टिक करना होगा। MSQ टाइप का ये क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर मैं यहाँ पे डाईमैग्नेटिक आयंस की बात करूंगा तो डाईमैग्नेटिक आयंस में कौन कौन आएगा? देखो, अगर आपने कभी लेंथेनाइट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हो, तो अगर वो आपको पता है तो बड़ी इजीली ये सवाल हो जाएगा। इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा टफनेस तो है ही नहीं। सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइट सीरीज का पता होना चाहिए। ठीक, होता क्या है? अगर मैं लेंथिनम 3 प्लस की बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जीनोन। ठीक है, लेंथिनम का क्या होता है? लेंथिनम सबसे पहला एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। लेंथेनाइट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट होता है तो जीनोन 4f1 5d1 6s2। ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। अगर हम सीरियम सीरियम से लेके लुटीशियम और लेंथेनम की अगर हम बात करें तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एफ इसमें जीरो होता है। ठीक है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप अगर निकाल दोगे, क्या बचेगा? केवल जीनोन बचेगा, और जीनोन तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक फुली फिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा लेंथेनम 3 प्लस। क्योंकि अगर इसमें से तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तभी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा ना। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है
वो लेंथेनम का है। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो लेंथेनम 3+ बना। अगर मैं सीरियम 4+ की बात करूंगा तो सीरियम 4+ जो है वो एफ ब्लॉक, अगर मैं लेंथेनाइट सीरीज की बात कर रहा हूँ उसका पहला एलिमेंट है। तो यहाँ पर बनता है जीनोन 4f1 5d1 6s2। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बनेगा Ce4+, मतलब जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा। अब बीच वाले जितने भी लेंथेनाइड एलिमेंट है उनको छोड़ दो, वो डायमैग्नेटिक नहीं हो सकते क्योंकि उनमें एटलीस्ट एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी कितना भी आप कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तैयार रह ही जाएगा। ठीक है। यानी अगर मैं लास्ट वाले को देखूंगा, जैसे यहाँ पर मैं लेंथेनम की बात करूंगा और इटर, अगर मैं लुटीशियम की बात करूं, लेंथेनम 2+ तो नहीं हो सकता, लेंथेनम 3+ होता है। अगर मैं बात करूं इटरबियम की, इटरबियम 2+, और मैं बात करूं यहाँ पे लुटीशियम 3+, लुटीशियम 3+ क्या होगा, लुटीशियम सबसे लास्ट का एलिमेंट है लेंथेनाइड्स में, तो उसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी, और ये सेकंड लास्ट है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनोन 4f14, लुटीशियम की बात कर रहा हूं मैं, 5d1 6s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बन जाएगा, लुटीशियम 3+ का बचेगा, मतलब 4f14 और जीनोन। तो ये भी कैसा हो गया, ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर मैं इटर्बियम 2+ की बात कर रहा हूँ तो इटर्बियम 2+ में क्या होगा, इटर्बियम 2+ ये सेकंड लास्ट एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जीनोन 4f14 और 5d इसमें 0 होता है और 6s2। 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, अगर मैं इटरबियम से निकाल दे रहा हूँ तो आंसर किस प्रकार से हो जाएंगे यहाँ पर, पहला आंसर ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, ये दोनों डायमेनेटिव होंगे। बाकी ये डर की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा ना किसी भी डबल बॉन्ड पे तो एक तरफ H जुड़ जाएगा, एक तरफ Br जुड़ जाएगा, मतलब ये कह सकता हूँ तो जो पी प्रोडक्ट मेरे लिए बनेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो H और मैंने Br यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसकी मैंने फिन-क्लिस्टाइन रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ में कराऊंगा, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो होता क्या है, यहाँ पर Br की जगह कौन जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ आयोडीन आ गई। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, इसकी जो भी हमारे पास में हेलाइड है, मतलब वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करा देते हो, Heg2F2, या फिर जनरली AgF के साथ में करा देते हैं। तो उससे होता क्या है, ब्रोमीन की जगह आ जाएगा यहाँ पर फ्लोरीन। ये सिंपल सी रिएक्शन हमको देखने को मिली है। फ्लोरीन वाला R प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, P प्रोडक्ट ब्रोमीन वाला है, और Q प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पे I वाला मिला है। अब पूछा क्या जा रहा है, अगर मैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करूंगा, ठीक है, P Q और R, याद रखना P में क्या है, Q में क्या है, R में क्या है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड अगर मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन Br, एक है कार्बन फ्लोरीन और एक है कार्बन आयोडीन। कार्बन ब्रोमीन ये पी है मेरे लिए, कार्बन फ्लोरीन आर है, और ये मेरे लिए क्यू है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्यू वाला बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद में आर आएगा, उसके बाद में बी आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो सही है, कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, बिकॉज आयोडीन सबसे बड़ा है, उसकी साइज सबसे ज्यादा है, साइज अगर बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। उसके बाद में कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, उसके बाद में फ्लोरीन आएगा। तो ये बात गलत हो गई, पहली वाली गलत बात हो गई। होना क्या चाहिए था, क्यू पी और आर ऐसे होना चाहिए था, तो वो गलत बात हो गई। कार्बन हेलोजन बॉन्ड एंथैल्पी इन पी क्यू आर फॉलोज दी, आर की सबसे ज्यादा है, उसके बाद में पी आएगा, उसके बाद में क्यू आएगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, फिर कार्बन ब्रोमीन की आएगी, उसके बाद में कार्बन आयोडीन की बात। ठीक है, यानी बी तो मेरे लिए सही है, सही स्टेटमेंट ही पूछ रहा है एग्जामिनर, करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। ठीक है, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR फॉलोज दी RPQ। तो ये बात भी मेरे लिए कहीं ना कहीं सही हो जाएगी। अब मैं SN2 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में होगा क्या, आयोडीन, देखो आयोडीन अच्छा लीविंग ग्रुप है तो वो SN1 अच्छी देगा, SN2 कौन अच्छी देगा, यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद में कार्बन ब्रोमीन और फिर कार्बन आयोडीन। लेकिन ये सही स्टेटमेंट तो नहीं है, नहीं। Relative reactivity towards SN2 reaction in PQR follows the order P फिर R फिर Q, गलत हो गया।
गलत हो गया। ठीक है, अगर हम आर पहले लिखते तब हम सोच सकते थे, लेकिन ये तो पी पहले लिख दिया तो ये गलत बात हो गई। अगर मैं बात कर रहा हूँ पीके वैल्यूज, देखिए पीके वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एसिडिटी या फिर के या फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप इन द पी क्यू आर फॉलोज द ऑर्डर। आर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इनका ये कहना ये है। सॉरी, अगर हम पीके वैल्यूज की बात कर रहे हैं किसके अंदर, कार्बन ब्रोमीन के अंदर, कार्बन पहले तो एसिडिटी डिटरमाइन कर लेते हैं, एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, यहाँ पर क्यू की ज्यादा होगी, क्यू के बाद में किसकी होगी, पी की होगी, उसकी उसके बाद में आर होगी। ये ऑर्डर होता है किसका, के ए का। इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा क्यू पी आर, ये वाला। क्या ऐसा ऑर्डर है, आर पी क्यू होना चाहिए था, क्यू पी दे दिया है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सही स्टेटमेंट मेरे लिए केवल और केवल यहाँ पर बी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग कर सकते थे। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल है। चलिए इनको करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, काफी इजी सा सवाल ही आप इसको कहेंगे अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आता है। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डाइक्रोमेटाइन, डाइक्रोमेटाइन क्या होता है, Cr2O7 2 आपने क्या किया है, एसिड मीडियम दिया है, H प्लस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, Cr3 प्लस बनता है। एक Cr2O7 2 दो Cr3 प्लस यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, द करंट इन एम्पियर आपको निकालना है, दैट फॉलोज फॉर दी follows follows the flows through the cell for 48.25 minutes to produce 1 mole of Cr3 plus is। ये आपको बता, करंट आपको कैलकुलेट करना है जहां पर आपको टाइम दे रखा है 48.25 मिनट्स। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे हैं, 1 मोल की वैल्यू आपको दे रखी है। अब देखो जरा पीछे एक कंसेप्ट समझते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए जरा, यहां पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +6, यहां पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +3, कितने का डिफरेंस है, एन फैक्टर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी मैं ये कहूंगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर ट्रांसफर होंगे तो उसके केस में आप क्या करोगे, देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है, Q बराबर IT होता है। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पता कर लूँ ना, तो मेरे को आई पता लग जाए क्योंकि टी की वैल्यू मेरे पास में है। तो क्यू कैसे पता करोगे, क्यू बेसिकली हम पता कर लेंगे कि देखिए जरा, 3 इंटू 1 मोल पे कितना चार्ज होता है, 96,500। तो ये मैंने पता कर लिया कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है तो इसका मतलब इतना मोल बराबर आई मुझे निकालना है, टी में डिवाइड कर दूंगा तो वो कितना होगा, 48.25, और सेकंड में इसको बदलना होगा तो ये इस प्रकार से वैल्यू आएगी। यहाँ पे कुछ 100 एम्पियर यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो 100 एम्पियर यहाँ पे पुट कर दे। ठीक है, आंसर जो होगा इसका दैट इज 100 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगला सवाल है, ये सवाल पूछा गया केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम से है। आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल पूछा गया है। इसमें हो क्या रहा है, मैंने आपको पहले सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। देखिए हो क्या रहा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन 1 × 10⁻³ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻³ एक वीक मोनोबेसिक एसिड है और उसका Ka की वैल्यू 4 × 10⁻11 दे रखी है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो दैट इज, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यहाँ पर है 10⁻7 के बराबर। ठीक है, तो होगा क्या, नॉर्मल केस में अगर हम तोड़ेंगे इसको तो Ha टूटेगा H प्लस और A माइनस की फॉर्म में। यानी मैं ये कह सकता हूँ H प्लस की कंसंट्रेशन अगर मैं X प्लस वाई मानूंगा तो इसकी वाई होगी, और इसमें से आप घटा दो X कंसंट्रेशन, मतलब X को घटा देंगे तो 10⁻³ - X दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ha। H2 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस बनेगा, तो X प्लस वाई और वाई उनकी क्या अमाउंट रहेगी। Ka क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास में के की वैल्यू जो मुझे गिवन थी वो मिली। यानी मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, y इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 10⁻14। इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट होगा क्या, यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी 2.236, या फिर इसको आप 2.23 समेशन मतलब राउंड ऑफ करके 2.23 भी लिख सकते हो, या फिर 2.24 तक वैल्यू उसकी पुट करी जा सकती है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। अगला सवाल क्या है, ये सवाल पूछा गया है स्टेट्स ऑफ द मैटर से। Molar volume of a van der Waals gas can be calculated by expressing sorry, अगला सवाल पूछा जा रहा है स्टेट्स ऑफ द मैटर या गैसेस स्टेट से मोलर वॉल्यूम Vm ऑफ अ van der Waals gas can be calculated by expressing the van der Waals equation as a cubic equation, ठीक है, with Vm, okay, as a variable. The ratio ऑफ द कोफिशिएंट, जो भी बी एम स्क्वायर और बी एम का जो कोफिशिएंट होगा उसका रेशो क्या आएगा, अगर ए की वैल्यू इतनी है, ठीक है, और बी की वैल्यू इतनी है, और टेम्परेचर इसका 300 केल्विन है, प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर। अब देखो जरा, वंडरवॉल इक्वेशन तुम लोगों को पता है, वंडरवॉल इक्वेशन है पी प्लस ए अपॉन बी एम का स्क्वायर इंटू बी एम माइनस बी बराबर आर टी। अब देखो जरा, आर टी को हम इधर भेज लेते हैं, तो या पहले ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये क्या होगा, पी बी एम माइनस पीबी, या बीपी लिख सकते हो उसको, जैसा आपका मन करता है, बीपी प्लस ए अपॉन बी एम माइनस ए बी अपॉन बी एम स्क्वायर और माइनस आर टी बराबर 0। अब ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे होगा क्या, ये हो जाएगा पी बी एम का स्क्वायर माइनस बीपी अपॉन आर टी प्लस ये होगा ए बी एम माइनस ए बी, यहाँ आर टी आएगा क्या, आर टी क्यों आएगा, यहाँ पे बी एम स्क्वायर आएगा, बी प्लस आर टी। अगर मैं इसको बी एम स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, बी एम स्क्वायर से, ठीक है, तो माइनस आर टी बराबर 0। अब देखो जरा, इसका कोफिशिएंट बी एम है, मतलब बी एम का कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी पी है, या बी प्लस पी है, सॉरी, क्या है, बी प्लस पी है या फिर बीपी है, क्या कोफिशिएंट आएगा, बीपी ही आएगा, बीपी प्लस इसका कोफिशिएंट बीपी माइनस आर टी आना चाहिए, क्योंकि आर टी से भी कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाई बी एम स्क्वायर से भी तो होगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो बी एम स्क्वायर, तो ये चीज है, इसके साथ में ये चीज है, तो रिजल्टेंट बी एम स्क्वायर का तो कोफिशिएंट आ गया है माइनस बीपी प्लस आर टी, या माइनस बीपी प्लस आर टी, ये वाली चीज, और bm के लिए होगा a। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, किसके रेस्पेक्ट में करना है, bm स्क्वायर डिवाइड बाई bm, तो ये यहाँ पे इक्वेशन आप पुट करोगे, b की वैल्यू पुट करना, p की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आ रही है, जो मैंने चेक करी है, दैट इज माइनस 7.10, यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफी इजी सा ही सवाल है ये। अगर आप ऑब्जर्व करो कि एक आइडियल गैस बिहेवियर है, एक्सपेंडेड, आप एक्सपेंशन वर्क डन की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको वाटर का वेट दे रखा है 144 ग्राम, उसको आपने इलेक्ट्रोलाइज किया है कंप्लीट अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, जो कि है 300 केल्विन टेम्परेचर। तो देखिए जरा, नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर हम वाटर लेते हैं, वो क्या करता है, आप उससे H2 बनाओगे और हाफ O2 बनाओगे, अगर एक मोल लेते हो तो ये लिक्विड है, यहाँ पर ये गैस बनता है, ये भी गैस बनता है, ये पता होना चाहिए हमको, है ना, तभी सवाल हो पाएगा। वेट कितना दे रखा है, 144 ग्राम, और 144 ग्राम का मतलब कितना होगा, 144 ग्राम से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बराबर 144 डिवाइड बाई 18, तो कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, अबाउट
8 मोल यहाँ पे वैल्यू आ रही। तो इसके 8 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? 8 मोल बनेंगे। और इससे आधा बन रहा है, 1 मोल वाटर से आधा मोल O2 बनता है, इसका मतलब ये बनेगा 4 मोल। ठीक है, अब इक्वेशन क्या कहती है, जब अगर वर्क डन इन एक्सपेंशन, इन केस ऑफ ये एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, ये होता है। हम ये जानते हैं पी बराबर एनआरटी होता है, ये मुझे पता है। और मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर मैं पी डेल्टा वी की बात कर रहा हूँ, आर डी तो मेरे लिए क्या हो गया, आर और टी दोनों कांस्टेंट है, डेल्टा एन यहाँ पे बराबर हो जाएगा इस इक्वेशन, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो होगा क्या, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि हम गैसियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 12 आ जाएगा। देखो इधर तो गैसियस स्टेट के अंदर है H2 और O2, उधर नहीं है, उधर तो लिक्विड है। इसका मतलब डिफरेंस जो आएगा 12 माइनस जीरो, मतलब डेल्टा एन जी बराबर 12 हो गया। तो W इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू आर कितना है, आप लेके चलोगे यहाँ पे 3.1 जूल पर केल्विन पर मोल, इंटू टेम्परेचर कितना है 300। इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है, आंसर आएगा कुछ यहाँ पर, और ये चीज उसको चाहिए किलो जूल के अंदर, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जूल के अंदर वैल्यू आ रही है ना, तो ये बराबर होगा -29.88 किलो जूल के अंदर। ठीक है, दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ द एक्सपेंशन फॉर द 144 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगला सवाल क्या है, मोनोमर एक्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66। देखिए नाइलॉन 66 दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो है एडिपिक एसिड और दूसरा है हेक्सामेथिलीन डाइमीन। अब हेक्सामेथिलीन डाइमीन क्या है, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अरे डाइमीन नाम से पता लग रहा है, उसके अंदर नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए एक मेथड होता है जो आप लोग पढ़ते हो, दैट इज डुमास मेथड। और डुमास मेथड को यूज करके आपको बताना है कि कितना मोल यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलेगी। तो हमको सिंपल सा लॉजिक ये पता होना चाहिए कि देखिए सी एक्स एच वाई एन जेड, इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं, ठीक है, किसके साथ में, सी यू ओ के साथ में, और रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है यहाँ पे, पूरी मतलब साथ में चीजें मिलेंगी, बट अगर मैं N2 के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के जितने मोल होंगे, नाइट्रोजन के साथ में जो नंबर लिखी होगी उसका आधा होता है यहाँ। ठीक है, यानी मैं अगर बात करूंगा फॉर्मूले की, जो कि हेक्सामेथिलीन डाइमीन का, जैसे अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वो क्या होगा, CH2 होल 6 N, इधर NH2, इधर NH2। एक चीज और है यहाँ पे, आपको 10 मोल एक्स के दे रखे हैं, जो एक्स है बेसिकली मेरे लिए हेक्सामेथिलीन डाइमीन, इसके 10 मोल दे रखे हैं। ठीक है, अब 10 मोल के केस में क्या होगा, इसके अगर मैं 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम ऐसे देखें, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है। अ, अगर हम बात करेंगे, इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, अगर हम वैसे भी अगर देखें तो इसके 10 मोल से इसके 10 मोल ही बनेंगे, 10 मोल नाइट्रोजन गैस निकलेगी। अब 10 मोल नाइट्रोजन गैस को बदल लो इसके अंदर, अ, इसके N2 की गैस के अमाउंट के बराबर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये 10 है, ये वेट मुझे निकालना है, और ये 28 तो होता ही है, तो वेट बराबर क्या हो गया, 280 ग्राम यहाँ पर वैल्यू निकल के आ सकती। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। अब अगला सवाल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, काफी बड़ी देखने में डरावना सवाल लग रहा है, लेकिन है नहीं, काफी इजी सवाल है अगर आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी। द रिएक्शन sequence given below is carried out with 16 mole of X। आपने क्या किया है, इसके 16 मोल लिए हैं। ठीक है, द yield of the major product in each step is given below, yield भी आपको दे रखी है। ठीक है, द अमाउंट इन ग्राम ऑफ एस प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसकी अमाउंट क्या होगी। सबसे पहले तो जब आप रिएक्शन करोगे, वो रिएक्शन कर लेते हैं, बाकी जो मोल कंसेप्ट वाली चीजें होगी तो वो तो हम साइड में कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास में एक्स है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में कराई है, और H3O पॉजिटिव बना है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि क्या बनेगा, पहले स्टेप में क्या बनेगा। देखिए, सबसे पहले स्टेप में तो क्या होगा, आप जब सोडियम और ड्राई ईथर की बात करोगे, उससे क्या मिलेगा? देखो, बहुत सारी रिएक्शंस होती है वहां पे आपको प्रोटेक्टिंग ऑफ द ग्रुप्स, जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं, जैसे हमारे पास में एल्डिहाइड या कीटोन है बेसिकली, उनकी प्रोटेक्टिंग ऑफ द ग्रुप की जब बात करी जाती है तो उसमें प्रोटेक्टिंग ऑफ ग्रुप का बात यहाँ पे देखने को मिलता है। आपने कार्बोनिल लिया, उसके साथ में एथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन कराई, तो वहां पे क्या होगा, क्या प्रोटेक्ट हो जाता है ग्रुप। जैसे उसको वाटर देते हो, प्रोटेक्टिंग जो ग्रुप हो चुकी है उसको वाटर जैसे दोगे तो दोबारा से वो क्या बना लेगा वहां पे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना लेता है। तो सिमिलर केस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो होगा क्या यहाँ पे, जो कंपाउंड देखिए, ब्रोमीन है इधर, इधर सोडियम ड्राई ईथर ले रखा है, तो उसकी वजह से होगा कि यहाँ पर रिजल्टेंट आपको यहां से तो डायरेक्टली क्या मिलेगा, CHO मिलेगा। ठीक है, इससे तो क्या होगा, प्रोटेक्टिंग ऑफ द ग्रुप खुलेगी और रिजल्टेंट यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H मिलेगा, तो CHO मिल गया इधर। और अगर तुमको याद हो, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर रिएक्शन होती है। तो उससे क्या मिलेगा आपको, देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर मेरे पास में ऐसा होता, ये ब्रोमीन है, इधर सोडियम आया, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ दी फिनाइल ब्रोमाइड है, रिएक्शन होती कुछ इस प्रकार से और बाई फिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती और यहाँ पर बाई फिनाइल बन जाता है इस प्रकार से। अब कुछ नहीं करना, सिंपल जो चीज यहाँ पे CHO लगा हुआ है, इधर भी CHO लगा हुआ है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, पी प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, पी प्रोडक्ट। अब क्या होगा, इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा NaOH इन प्रेजेंस ऑफ द हीटिंग और फिर H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ COOH, एक तरफ CH2OH, कौन सी रिएक्शन होगी, अरे कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक आपको मिलता है यहाँ पर, एक फंक्शनल ग्रुप जो CHO है, उसका तो COOH बन जाएगा, एक तो रिड्यूस हो जाता है, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो CHO जब ऑक्सीडाइज होगा तब क्या बनाएगा, COOH बनाएगा। CHO जब रिड्यूस होगा तब बनाएगा CH2OH। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में कराओगे, PBr3 इन प्रेजेंस ऑफ दी इन अपना C2H5 होल ट्वाइस O। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास में ये Br आके यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ CHO एज इट इज है, यहाँ पे CH2Br हो गया है। अब इसकी रिएक्शन में NaH और C2H5 होल ट्वाइस O के साथ में करा रहा हूँ, तब क्या होगा, इधर CHO लगा हुआ है, इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, NaH की रिएक्शन मैंने करा दी है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलेंगी। एक तो देखो, एक मॉलिक्यूल जो PBr3 से बन रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्रोमीन है, यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगी, और रिजल्टेंट हम यहाँ पे ये कहेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली। CH2O, और फिर हम पूरी पूरी स्ट्रक्चर को दोबारा से दिखा दो, ये चीज, ये चीज, ये चीज, और यहाँ पे CHO आना चाहिए, और यहाँ पे अपना CHO है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट CHO क्यों आएगा, CHO तो जो COOH है, COOH क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं NaH, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो पर्टिकुलर आर आर स्पीसीज है उसके साथ में रिएक्ट कर गया ना वो तो। देखो यहाँ पे दो चीजों के साथ में आप रिएक्ट करा रहे हो, एक तो आर है, आर बेसिकली यहाँ पे क्या था, आर मेरे लिए ये पर्टिकुलर चीज है। तो होगा क्या, यहाँ पर जहाँ पे C2H लिखा हुआ है, इस चीज को हटा दो, ये चीज मेरे को मिलेगी। अब इसका आपको जब, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला किस प्रकार से होगा इसका,
मतलब मैंने यहाँ पे कर ली है सारी चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 350 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास है। अब देखो जरा, यहाँ पर इसके 16 मोल थे, 16 मोल से 100% है, तो यहाँ पे आपको कितने मोल मिलेंगे? 16 का 16 ही मिलना चाहिए। अगर 100% 100% नहीं है, इसके इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके यहाँ पे 8 मोल मिलेंगे। ठीक है, इसके कितने मोल से इसके कितने मोल मिल रहे हैं? NaOH है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल ही मिल रहा है, लेकिन 1 मोल से आपको 4 मोल मिलेंगे, 4 से यहाँ पे 2 मिलेंगे, 2 से 1 मिलेगा, और 1 से फिर इसका भी आधा मिलेगा, तो 0.5 हो जाएगा। मतलब 350 का यहाँ पे होगा 175 ग्राम पर मोल। इसका यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे इसका अमाउंट देखने को मिलेगा। यही पूछा जा रहा है कितना ग्राम मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 175 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो यहाँ पे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हमें साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर से पूछा गया सवाल है। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिंपल सी बात ये पता है कि देखो, जो एस है बेसिकली, H2S जब रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ द HCl Cu के साथ में, तो क्या बनाता है? वो ब्लैक पीपीटी बनाता है, CuS बनाता है। अब उसके अकॉर्डिंग में अगर आप अप्रोच करो, तो S के साथ में 1 दो जगह दे रखा है, पहले और दूसरे में। अब NH4OH है इन प्रेजेंस ऑफ H2S, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो P के साथ में यहाँ पे सेकंड, P के साथ में कहीं पे भी सेकंड तो नहीं है। यहाँ पे NH4Cl है इन प्रेजेंस ऑफ दी NH4OH, तो R का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे देखूं एक बार, ऑप्शन 1 ही यहाँ पे सही होगा, मतलब ऑप्शन ए जो है। देखिए, NH4OH जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस बनाएगा, यहाँ पे इसकी ब्लैक पीपीटी मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? इसका BaCO3 बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाए, तो ऐसे कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या है? स्टीप, मतलब द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट सेकंड आर द रिएक्ट, मतलब जो जितनी भी चीजें हमको दे रखी है उससे एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट सामने वाले रिएक्शन का या फिर किस रिएक्शन का वो इनिशियल प्रोडक्ट है, वो आपको बताना है। जैसे टॉल्विन इन प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। अब बेंजल्डिहाइड किस रिएक्शन का इनिशियल प्रोडक्ट है? बताओ, सेंडमेयर का नहीं है, स्टीफन का नहीं है, तो फिर इसका है कैनिजारो का है। यानी मेरे लिए यहाँ पर पी की तो क्या हो गई? एस हो गई, पी के लिए एस हो गया। बेंजोइक एसिड PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो बेंजोइल फ्लोराइड बनाएगा, फिर NH2 मतलब बेंजामाइड बना। बेंजामाइड रिएक्ट करता है P4O10, इसका काम क्या होता है? ये एक तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो उससे क्या मिलेगा? फाइनल फिनाइल साइनाइड, और फिनाइल साइनाइड किस में काम में आता है? स्टीफंस रिएक्शन में। अरे पी का नहीं है, एस का बनता, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। पी का तो हो गया है 2, एस का हो गया 1, क्यू का क्या हो गया? सेंडमेयर रिएक्शन तो कहीं ना कहीं जब नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होगा तो अमीन एनिलीन बनाएगा, एनिलीन HNO2 के साथ में रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये तो है सेंडमेयर रिएक्शन का प्रोडक्ट, मतलब जो क्यू है उसके साथ में क्या आ जाएगा? क्यू के साथ में 3 आ गए, और आर के साथ में क्या आएगा? हफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन चाहिए, ये यहाँ पे हो जाने चाहिए। टॉल्विन की रिएक्शन कराओगे तो उससे होगा क्या आपको? और H2O भी दे रखा है। हाँ, इसमें क्या होगा? टॉल्विन की रिएक्शन कराई Cl2H9 के साथ में, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे तो उससे क्या मिलता है? बेंजोइक एसिड मिलता है। बेंजोइक एसिड की फर्दर रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे मिलेगा बेंजोइल क्लोराइड COCl। फिर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या होगा मेरे लिए? CONH2, और CONH2 कहीं ना कहीं हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए काम में आ सकता है। इसका मतलब आर का हो गया यहाँ पर 4। अब उसके अकॉर्डिंग देख लो क्या आंसर होगा हमारा। पी का 2, एस का 1, पी का 2, एस का 1, पी का 2, एस का 1, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है?
आपको मैच करना है। जैसे यहाँ पर पहले वाले केस में क्या है, लिस्ट वन है, इसमें इसके कुछ अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशंस लिस्ट सेकंड में से ढूंढना है। जैसे ये पर्टिकुलर पी है, इसमें ओ एच ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन से, NH2 लगा हुआ है, NH लगा हुआ है, C1H है बेसिकली ये। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि इसकी सही कैरेक्टरिस्टिक चीज क्या है। जैसे अगर मैं पी इसके लिए बात करूंगा, इसमें फिनोलिक OH ग्रुप है, और फिनोलिक OH ग्रुप क्या कर सकता है, वो ये टेस्ट दे सकता है FeCl3 के साथ में, गिव्स दी वॉयलेट कलर, रिएक्शन विद एनहाइड्रिन। ये क्या करेगा, ठीक है, FeCl3 के साथ में टेस्ट देगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज की, तो ये क्या कर सकता है, ये रिएक्ट करेगा और फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में येलो डाई टेस्ट देगा। तो मैं कहूंगा आर के साथ में वन। अब आर के साथ में वन कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, इसमें टू आंसर आ रहा है इसका, तो पी का टू, ठीक है, आर का वन। अब एक बार और चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज में क्या होना चाहिए। अरे ये तो हाइड्रोजोन है, हाइड्रोजोन कैसे बन सकता है, आप ग्लूकोज की रिएक्शन करा तो उसी का अकॉर्डिंग ऑप्शन है आप। तो एस का थ्री, साथ में एस का थ्री भी होना चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो सवाल आए थे पेपर वन के अंदर, वो साथ में मिलके सॉल्व कर लिए। काफी लंबा वीडियो आपको लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, ठीक है, आपको लगता है कि काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है, और भी आपके साथ में कुछ सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, साथ में मिलके और भी कमाल की चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।